साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में यूपी टीजीटी परीक्षा 1999 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र पर चर्चा होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में टीजीटी 2005 के प्रश्न पत्र पर चर्चा हुई थी और अगले कुछ वीडियो में हम पुराने प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे हम एक तैयारी के मूड में आ जाएं। क्योंकि परीक्षाएं अब बहुत जल्दी यूपी टीजीटी की होने वाली हैं, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। आज की वीडियो में साथियों टीजीटी 1999 के हिंदी के प्रश्न पत्र पर चर्चा होगी। इसमें चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने आज की वीडियो में 1 से 50 प्रश्न तक सम्मिलित किया है। अगले वीडियो में 51 से 100 प्रश्न तक चर्चा होगी। चूँकि ये 1999 का जो प्रश्न पत्र था उसमें 100 प्रश्न थे, तो आज की वीडियो में हम प्रश्न 1 से 50 तक चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में प्रश्न 51 से 100 तक चर्चा करेंगे। तो साथियों एक निवेदन है कि चर्चा से पहले आपसे, जो भी साथी अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज के वीडियो पर चर्चा, आज के प्रश्न पत्र पर चर्चा। टीजीटी 1999 यूपी टीजीटी 1999 के प्रश्न 1 से 50 तक पर चर्चा हम शुरू करते हैं। देखते हैं साथियों पहला प्रश्न आज का। साथियों आज का पहला प्रश्न है आज के प्रश्न पत्र का, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन एवं नामकरण किसके द्वारा किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया। साथियों आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। बाद में जितने भी विद्वानों ने काल विभाजन किया है, कमोबेश शुक्ल जी के आधार पर उन्होंने किया है, नाम उन्होंने चाहे जो रखा हो। ठीक है, तो सर्वमान्य काल विभाजन एवं नामकरण आज रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2 साथियों। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? ग्रियर्सन ने आदिकाल के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? संक्रमण काल, बीजवपन काल, अंधकार काल और चारण काल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 चारण काल। ठीक है, इसको संक्रमण काल आदिकाल को कहा है डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा। और अंधकार काल डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने इसको कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 साथियों। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। ठीक है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। मल्लूक दास की रचना है अंगबधू, ब्रजलीला, अष्टपदी और सुंदर विलास। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 ब्रजलीला। मल्लूक दास की रचना ब्रजलीला है। मल्लूक दास की और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ज्ञान बोध, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछ, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित, ये सब जो हैं मल्लूक दास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 साथियों। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है 14 सूफी संप्रदाय का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? आईनी अकबरी, मृगावती, सत्यवती कथा और हंसावली। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख आईनी अकबरी में मिलता है। आईनी अकबरी की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी साथियों। ये अकबरनामा की तीसरी यानी अंतिम जिल्द जो है उसका नाम है आईनी अकबरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है भक्ति साहित्य समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, ये किसने कहा था? रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, हरजय प्रसाद देवी, राहुल सांकृत्यायन।
तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है सूफी मत में प्रेम के उदात्त रूप को किसने प्रतिष्ठित किया। सूफी मत में सर्वप्रथम प्रेम के उदात्त स्वरूप को किसने प्रतिष्ठित किया। अल हसन, राबिया, अयाज और जायसी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, राबिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, रुक्मिणी मंगल किसकी रचना है। तुलसीदास, अग्रदास, विष्णुदास, ईश्वरदास। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, विष्णुदास। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 9, अष्टछाप के अंतर्गत कौन नहीं आता। यहाँ साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी हिंदी के गंभीर विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, अन्य प्रदेशों की जो टीजीटी, पीजीटी परीक्षाएं हैं सब में आप देख रहे होंगे कि अष्टचाप से घुमा फिरा के एक प्रश्न बनता है। तो साथियों अष्टचाप को बहुत जिम्मेदारी से आप लोग जरूर देख लीजिए। अष्टचाप की स्थापना, अष्टचाप के में कौन कौन से कवि थे, किस कवि का गुरु कौन था। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अष्टचाप के अंतर्गत कौन नहीं आता। कुंभन दास, परमानंद दास, छीत स्वामी और नाभादास। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4, नाभादास। आप अवगत हैं कि वल्लभाचार्य जी ने जिस पुष्टमार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका जिन भक्ति कर्मियों द्वारा जो है पल्लवन पुष्पवन किया गया उन्हें अष्टछाप कवि कहा जाता है। ठीक है, किंतु जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद रूपी छाप लगाई वह अष्टछाप के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें से जो अष्टछाप के कवि हैं इनमें से 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कौन कौन। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और 4 जो थे गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो यह जानना महत्वपूर्ण है आपके लिए कि वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन थे और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, मार सुमार करी डरी, मरी मरीहन मारी, सींच गुलाब घरी घरी, अरी बरीहन बारी। दोहे में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, यमक, प्रतिवस्तु, उपमा, काव्यलिंग। सही उत्तर विकल्प 1, अनुप्रास। वर्णों की चूंकि यहाँ बार बार आवृत्ति हो रही है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किस राजा के आश्रय में रहकर पूर्ण की थी। महाराजा जगत सिंह, राजा जय सिंह, महाराजा विक्रम सिंह, हिंदुपति सिंह। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 1, महाराजा जगत सिंह। साथियों जगत विनोद की रचना 1803 ईस्वी तथा 1821 ईस्वी के बीच हुई थी। इसमें 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग हुआ है। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रात समीरन, वर्षा विनोद। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, प्रात समीरन। प्रात समीरन में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखेंगे प्रश्न 13 साथियों, महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत नाटक है। करुणाभरण, आनंद रघुनंदन, शकुंतला, हनुमान नाटक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत नाटक बहुत प्रसिद्ध है, ये आनंद रघुनंदन नाटक। ठीक है, आनंद रघुनंदन नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश जो है वो संस्कृत भाषा में भी दिए गए हैं। इसीलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक भी माना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। ये किसका कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो ये सही उत्तर इसका क्या है। सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये किसका कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, कामायनी
कामायनी महाकाव्य में पात्रों की संख्या कुल कितनी है? 3, 5, 9, 7। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कामायनी से भी प्रायः प्रश्न बनते हैं। तो सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या आपका 4। कामायनी में कुल कितने पात्र हैं? 7 पात्र हैं। कामायनी की जो कथा है ये 7 पात्रों पर आधारित है, आश्रित है। इनमें से प्रमुख पात्र जो हैं वो मनु, श्रद्धा और ईड़ा, मानव, आकुली और किलात, ये 3 इनके पात्र हैं। मनु, श्रद्धा, ईड़ा, मानव, आकुत, किलात। इसमें काम और लज्जा जो हैं ये साथियों ये अशरीरी पात्र हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक से माना जाता है। इसका संपादन किसने किया था? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, अज्ञेय जी। प्रथम तारसप्तक, जिसको आप तारसप्तक कहते हैं, प्रथम नहीं, 1943 में प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय जी के संपादन में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 कवियों का एक रचनाओं का संकलन था। इसमें जो 7 कवि थे वो मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा और अज्ञेय जी स्वयं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। सन 1936 ईस्वी में किसके प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, नेमचंद जैन और भारत भूषण अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, सज्जाद जहीर एवं मुल्कराज आनंद। सन 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर एवं मुल्कराज आनंद के प्रयासों से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। मानव मुक्ति किस कविता का प्रमुख लक्ष्य है? प्रयोगवादी कविता, प्रगतिशील कविता, आकविता और नई कविता। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 4, नई कविता। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। कविता के साथ जो कुछ हुआ वह मरी हुई औरत के साथ संभोग से कम नहीं था, ये किसका कथन है? अजीत कुमार, सतीश जमाली, श्याम परमार, जगदीश गुप्त। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 1, अजीत कुमार। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। भारतीय युग के निबंधकार नहीं हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंध प्रसिद्ध हैं, व्यंग निबंधों को, उनके संग्रह शिव शंभू के चिट्ठे, वो द्विवेदी युग में लिखे गए थे। तो बाल मुकुंद गुप्त जी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, बाकी तीनों भारतीय युग के निबंधकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 साथियों। प्रश्न संख्या 21 बड़ा कथन है, ध्यान से देखिए। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता है, उसी का नाम उत्साह है। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजार प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, रामचंद्र शुक्ल। साथियों ये आचार्य शुक्ल का एक निबंध है उत्साह, तो ये पंक्तियाँ उत्साह निबंध से ली गई हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। सिंदूर की होली बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। सिंदूर की होली किसकी नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अंबिका दत्त त्रिपाठी, वियोगी हर। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1934 ईस्वी में इस नाटक की रचना हुई थी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखेंगे प्रश्न संख्या 23। उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कौन मानता है? देवकीनंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी जो हैं ये उपन्यास को प्रेम का विज्ञान मानते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध औपन्यासिक कृतियाँ हैं, त्रिवेणी व सौभाग्यवती, लीलावती व आदर्शवती, राजकुमारी, चपला व भव्य समाज, पुनर्जन्म व सौतिया डाह,
हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, लौंगलता, आदर्श बाला, नंद्रावली, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, ये सब इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ की सोलहलाल गोस्वामी की। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24 साथियों। ये भी देखिए बड़ा कथन है। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में आते जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में जलाकर भागीरथी के तट पर बांस के साथ नीचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलाना। और मेरे पिता वर्षों बाद लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना ने भयानक कष्टों में मेरी रक्षा की है। पंक्तियाँ किस लेखक की हैं? गुलेरी जी, जयशंकर प्रसाद, गे प्रेमचंद। उम्मीद है आप पहचान गए होंगे। सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 2, जयशंकर प्रसाद। साथियों, अगर आपने आकाशदीप कहानी पढ़ी हो तो ये पंक्तियाँ आकाशदीप कहानी से हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25। महात्मा गांधी विषयक जीवनियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, सुशीला नायर, रोमा रोला। तो सही उत्तर इसका साथी विकल्प संख्या 4, रोमा रोला। जो महात्मा गांधी की जीवनी रोमा रोला ने ली है, ये इसका अनुवाद 3 भागों में महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष 1947 में हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। क्रांति पथ का पथिक 1964 किसके द्वारा लिखित आत्मकथा है? पृथ्वी सिंह आजाद, वृंदावन लाल वर्मा, हंसराज रहबर और देवेंद्र सत्यार्थी। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 1। क्रांति पथ का पथिक जो है ये पृथ्वी सिंह आजाद द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। इसमें जेल का जीवन, काले पानी की सजा, गुप्तवास, ये सब जो है अपने जीवन के बारे में पृथ्वी सिंह आजाद जी ने लिखा है, जो उनका जीवन संघर्ष है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27। विज्ञानाचार्य वस्तु का विज्ञान मंदिर किसकी रचना है? जगत बिहारी सेठ, राम कुमार खेम, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्यारे लाल मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28। किसके प्रभाव स्वरूप हिंदी में गद्य काव्य लिखने का प्रचलन प्रारंभ हुआ? रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरतचंद्र, राय कृष्णदास, वियोगी हरि। यहाँ प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है किसके प्रभाव स्वरूप हिंदी में गद्य काव्य लिखने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो साथियों गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की रचना है, उसके प्रभाव स्वरूप हिंदी में गद्य काव्य लिखने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो यहाँ सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 1, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29। निराला जी की प्रथम रचना राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली, कुकुरमुत्ता। सही उत्तर विकल्प संख्या 3, जूही की कली। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30। सबसे अधिक कविताएं किस पुस्तक पर लिखी गई हैं? महाभारत, रामचरितमानस, पद्मावत, प्रबोध, पचासा। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, रामचरितमानस। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। प्रियप्रवास किसकी रचना है? बहुत सरल प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न। प्रियप्रवास हरियोध जी की रचना है। प्रियप्रवास किसकी रचना है? हरियोध जी की रचना है। प्रियप्रवास के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32। कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है? तो साथियों ये जायसी जी की रचना है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, ये जायसी जी की रचनाएं हैं। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33। विज्ञान गीता किसकी रचना? विज्ञान गीता ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है तमाम परीक्षाओं में, जो मेरी आंखों के सामने गुजरा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, केशवदास। ठीक है, केशवदास जी ने इसमें ज्ञान की महिमा को गाया है और जीव को माया से मुक्ति दिलाकर जो ब्रह्म से मिलने का उपाय है उसको इस पुस्तक में उन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 34। रामधारी दिनकर की रचना है चित्ररेखा, अप्सरा, हारे को हरिनाम, स्वर्ण किरण। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3, हारे को हरिनाम। ये दिनकर जी का साथियों अंतिम काव्य संकलन था हारे को हरिनाम, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है किसको? भूषण दिनकर गुप्त जी और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 आपका भूषण। ठीक है, भूषण जी की रचनाएं क्या है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36, अधिखिला फूल किसकी औपन्यासिक कृति है? अधिखिला फूल किसकी औपन्यासिक कृति है? सही उत्तर विकल्प संख्या 2 हरिऔध जी। ठीक है, बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अधिखिला फूल हरिऔध जी का उपन्यास है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 37, द्वापर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो द्वापर साथियों किसकी रचना है? ये गुप्त जी की रचना है। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। काव्य कितने प्रकार का होता है? साथियों काव्य होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, बात होगी प्रश्न 39 की। निम्नलिखित में कौन सा अनुभाव का भेद नहीं है? कायिक, मानसिक, ग्लानि, वाचिक। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 3। सभी अनुभाव के भेद हैं। कौन कौन? कायिक, मानसिक, वाचिक, लेकिन ग्लानि जो है अनुभाव का भेद नहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न 40, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है? सही उत्तर इसका है 49। इसमें 43 संचारी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं। कितने? 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव और 8 अस्थाई भाव। इस तरह से 49 भावों की संख्या भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में बताई है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। सर्वप्रथम छंद की चर्चा किस वेद में मिलती है? तो इसका सही उत्तर साथी विकल्प संख्या 1 ऋग्वेद में। छंद शब्द जो है ये संस्कृत भाषा की छिदि धातु से बना है। छिदि का जो अर्थ है वह है ढकना या आच्छादित करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल धन। उपर्युक्त पद किसका उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2 ये सोरठा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 43, पंकज तो पंकज मृगांक भी है, पंकज तो पंकज मृगांक भी है, मृगांक री प्यारी मिली न तेरे मुख की माँ, देखी वसुधा सारी। पद में कौन सा अलंकार है? साथियों इसमें लाटानुप्रास है। कौन सा? जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? संदेह, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति और विरोधाभास। यहाँ सीपी में सागर भरने की बात है। यहाँ पर देखिए आप, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। इसमें सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 4 विरोधाभास। कौन सा? विरोधाभास अलंकार। क्योंकि यहाँ विरोध तो नहीं है लेकिन विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास है। प्रिय भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। ठीक है, तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 विरोधाभास। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 45, भाषा की प्रवृत्ति कैसी होती है? सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर। दोनों सही हैं, दोनों गलत। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 साथियों, भाषा की प्रवृत्ति होती है कठिन से सरल की ओर। जैसे आप देखते हैं कि वो तत्सम से तद्भव की ओर बढ़ती है। ठीक है ना, जैसे अग्नि जो है वो क्या हुआ, परिवर्तित होते होते आग, अग्नि का आग हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से कठिन से सरल की ओर चलना भाषा की प्रवृत्ति होती है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46, भाषा की संरचना में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ध्वनि, रूप या शब्द, वाक्य और अर्थ, ध्वनि, रूप और वाक्य, ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4
ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ। ठीक है, देखेंगे प्रश्न 47। संसार की भाषाओं के कितने परिवारों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है साथियों 12। संसार की जो भाषाएं हैं उनको मुख्य रूप से 12 परिवारों में बांटा गया है। भारूपी परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, जापान कोरियाई परिवार, काकेशियन परिवार, यूराल अल्टाई परिवार, मलय पॉलिनेशियाई परिवार, सामी हामी परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार, बांटू भाषा परिवार, सूडान भाषा परिवार और अमेरिकी भाषा परिवार। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न संख्या 48। ई कौन सा स्वर है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो आपने पढ़ा होगा इसको, ये तालव्य स्वर है, इसको महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में लुंठित ध्वनि कौन सी है? तो लुंठित ध्वनि साथियों है रा। जब जिह्वा के जो अग्रभाग अगला भाग है अत्यंत गतिशील होकर वर्ष से कई बार टकराता है तथा जो श्वास वायु है वो प्रकंपित होती है, तब लुंठित ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 50। आज का अंतिम प्रश्न। खड़ी बोली हिंदी के विकास में किस भाषा की प्रमुख भूमिका है? ब्रज, अवधी, कौरवी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 कौरवी, या इसको खड़ी बोली कहते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली हिंदी विकास में खड़ी बोली या कौरवी का बहुत बड़ा योगदान है। तो साथियों आज के वीडियो में TGT 99 के प्रश्न 1 से 50 को आपने देखा। अगले वीडियो में आपसे प्रश्न 51 से 100 तक चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।